नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज हम इस वीडियो में ईटेट के लिए ईवीएस के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी रहेंगे। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बता दें। लाइक और शेयर जरूर करें सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बीज वाला पौधा नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें, एग्जाम में नहीं वाले प्रश्न बहुत आएंगे, तो बताएं। ऑप्शन पहला है सरसों, दूसरा है मेथी दाना, तीसरा है तिल और चौथा है केला। बताएं निम्न में से कौन सा एक बीज वाला पौधा नहीं है? तो ये है केला। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सूखे कुएं सूखने का कारण नहीं है, यहां पर भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट जरूर करें। कुएं सूखने का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? पहला है मोटर लगाकर जमीन का पानी निकालना। तो जब मोटर लगाकर जमीन का पानी निकालते हैं तो कुएं सूखने का कारण बनता है ये। दूसरा है पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का करना। तो ये भी कुएं सूखने का एक कारण हो जाता है। बांधों का निर्माण करना, बांधों के निर्माण से कुएं सूखने का कारण नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांधों का निर्माण करना। ठीक है, ध्यान रखें। तालाब जिसमें बारिश का पानी एकत्र होता होता था अब नहीं है, तो ये भी एक कारण कुएं सूखने का है। राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला है, धड़की माई राजस्थान के किस जिले के गांव में रहती है? बताएं। महेश कुमार, जय श्री राम, सभी को नमस्कार, राधे राधे। धड़की माई राजस्थान के किस जिले के गांव में रहती है? बताएं। जयपुर, भरतपुर, अलवर या जोधपुर? तो ये रहती हैं अलवर। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस बीमारी के शिकार बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है? इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की कमी हो जाती है। तो कौन सी बीमारी है जिसमें बच्चे शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है? बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? कमेंट जरूर करें। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ठीक है, जिसमें बच्चे के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग किस शहर में स्थित है? बताएं जल्दी से। पांचवे का क्या होगा? ऋषिकेश, उत्तरकाशी, मनाली या देहरादून? बताएं जल्दी से। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है, जिसमें विजेंद्र पाल ने ट्रेनिंग ली थी? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तरकाशी में है ये। ठीक है, जल्दी करा देते हैं, प्रश्न बहुत हैं। निम्न में से भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? बताएं जल्दी से। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? बताएं। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो ये है गुजरात। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। सातवां है, निम्न में से किस गांव में अनाज और सब्जियों के अलावा कपास भी उगाई जाती है? कौन सा गांव है ये? ऑप्शन पहला है देहरी गांव, दूसरा है पान गांव, तीसरा है सिंदूरी गांव और चौथा है पेड़ी गांव। बताएं क्या होगा इसका? इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका बान गांव। ठीक है, जो कि गुजरात में है।
और यहाँ पर बाजरे का जन्म भी हुआ था, गुजरात। ठीक है, 8वां देख लें। अमाशय से संबंधित होने वाली बीमारी कौन सी है? ये दस्त लगना, क्षय रोग, हृदयघात या अनीमिया। अमाशय से संबंधित होने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो ये होती है दस्त लगना। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए 8वां देख लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों क्यों नहीं पड़ती थी? पहला है पृथ्वी का खिंचाव रहने से, दूसरा है पृथ्वी का खिंचाव ना रहने से, और तीसरा है उनके बड़े बड़े बाल होने से, और चौथा है उनके छोटे छोटे बाल होने से। बताएं जल्दी। सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव न रहने से, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। 10वां है, निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? बताएं। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य बताना है। बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? कमेंट करें। तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगला है, हाथी के एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? बताएं जल्दी से। ऑप्शन पहला है 10 से 12, दूसरा 15 से 20, तीसरा 18 से 22 और चौथा है 15 से 8। हाथी के एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो ये रहते हैं 10 से 12। ठीक है, ध्यान रखें। और अगला है, चावल के घोल का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन पहला है बर्ली चित्रकला के लिए, दूसरा है टेराकोटा चित्रकला के लिए, तीसरा है सेरेमिक आर्ट के लिए और चौथा है मधुबनी चित्रकला के लिए। बताएं जल्दी से। चावल का घोल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें, कौन सी होगा इसमें? बताएं। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग के लिए। ठीक है, जो कि बिहार राज्य में संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, चोर के पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन पहला है वफादार होता है, दूसरा है सूंघने की शक्ति होती है, तीसरा है तेज दौड़ता है और चौथा है आवाज सुनकर जाग जाता है। बताएं क्या होगा इसका? कुत्तों में सूंघने की शक्ति होती है, ध्यान रखें। ठीक है, सभी प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। उल्टी दस्त होने पर डॉक्टर द्वारा ओआरएस घोल क्यों दिया जाता है? बताएं जल्दी से। ऑप्शन पहला है पानी एवं लवण की पूर्ति करने के लिए, दूसरा है मोटा होने के लिए, तीसरा स्वाद बढ़ाने के लिए और चौथा है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। बताएं जल्दी से। उल्टी दस्त होने पर डॉक्टर द्वारा ओआरएस घोल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? पानी एवं लवण की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, 15वां देख लेते हैं। ब्रेड खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन पहला है ब्रेड सूखा होने के कारण, दूसरा है तेज प्रकाश में होने के कारण, तीसरा है वायुरोधी डिब्बे में रखने के कारण और चौथा है ब्रेड में नमी होने के कारण। तो सभी को पता होगा ये ब्रेड खराब होने का प्रमुख कारण होता है उसमें नमी आ जाना। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लें, अंकुरित करके खाई जाने वाली चीजों का समूह कौन सा है इसमें? पहला है चना, मूंग, सोयाबीन, दूसरा है जीरा, सौंफ, अलसी, तीसरा है सरसों, धनिया, मेथी और चौथा है बाजरा, मक्का, ज्वार। बताएं जल्दी से क्या होगा? तो ये हो जाएगा चना, मूंग और सोयाबीन को अंकुरित करके खाया जाता है, सभी को पता होगा ये। चलिए अगला देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ के लेखक कौन है? बताएं जल्दी से। पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है गीजूभाई वेदका, तीसरा है विष्णु चिंचालकर और चौथा है पंडित विष्णु शर्मा। बताएं पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ के लेखक कौन है? तो ये हैं पंडित विष्णु शर्मा जी। ठीक है, प्रश्न का नंबर डालें जिससे कि पता चले कि आप कौन किसका उत्तर दे रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देख लें। 18वां, केरल में घर के आंगन में टेपियोका उगाया जाता है, किस राज्य में उगाया जाता है? ये केरल में, जिसका अन्य नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? पहला है रागी, दूसरा है जई, तीसरा है कप्पा
और चौथा है जौ। बताएं जल्दी से। टेपियोका का दूसरा नाम कौन सा होता है? तो ये है कप्पा। ध्यान रखें, ठीक है। केरल में इसको कप्पा कहा जाता है। और 19वां है ब्रेल लिपि अब निम्नलिखित के द्वारा भी लिखी जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्मार्टफोन, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है श्यामपट और चौथा है डिजिटल बोर्ड। बताएं ब्रेल लिपि अब किसके द्वारा भी लिखी जाती है? तो ये कंप्यूटर में भी इसको पढ़ सकते हैं बच्चे जो कि दृष्टिहीन होते हैं, ठीक है। और 20वां प्रश्न देख लें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण डेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल्दी से कमेंट करें 20 का। बताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पानी के द्वारा। ध्यान रखें, ठीक है। अगला है बेल के रूप में बढ़ने वाला पौधा। बेल के रूप में बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? इनमें आलू, प्याज, करेला और शकरकंद। बताएं जल्दी से कौन सा है इसमें? तो बेल के रूप में करेला बढ़ता है। ध्यान रखें। अगला है अनेमिया का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन पहला है हाथ की नब्ज का परीक्षण करके, दूसरा माइक्रोस्कोप द्वारा, तीसरा रक्त का परीक्षण करके और चौथा है हैंड लेंस का उपयोग करके। बताएं जल्दी से अनेमिया का पता किससे लगाए जाते हैं? रक्त का परीक्षण करके, ठीक है। 23वां है एक साथ बहुत से समुद्री जीवों को मरने का प्रमुख कारण क्या है? समुद्री जीवों को एक साथ मरने का कारण क्या है? ऑप्शन पहला है तेल का फैलाव, दूसरा मीठा पानी, तीसरा जीवों की वृद्धि और चौथा है खारा पानी। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका तेल का फैलाव, ठीक है। वैशाली प्रजापति, बिल्कुल। तो इस बार प्रश्न देख लें। गर्मी का संबंध बसंत और ग्रीष्म ऋतु से है। तो सर्दी का संबंध किस ऋतु से होगा? जब गर्मी का संबंध बसंत और ग्रीष्म से होता है तो सर्दी का संबंध किससे होगा? शरद और हेमंत, दूसरा वर्षा और शरद, तीसरा हेमंत और शिशिर और चौथा है वर्षा और शिशिर। तो ये होगा आपका हेमंत और शिशिर से, ठीक है। सर्दी का संबंध किससे होगा? हेमंत और शिशिर से, ठीक है। सुषमा शर्मा, गुड मॉर्निंग सभी को। अगला देख लें। भारत के किस प्रदेश में अधिक सोना पाया जाता है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो भारत में सबसे अधिक सोना पाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। प्रश्न ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग छाने का कार्य करता है? बताएं जल्दी से। हृदय, आमाशय, यकृत, किडनी या फेफड़े? बताएं जल्दी से। 26 का क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कौन सा अंग छाने का कार्य करता है? तो ये होती है आपकी किडनी, ठीक है। और अगला है बाजरे का जन्म हुआ था। ऑप्शन पहला गुजरात के बानगांव, दूसरा गुजरात के सूरत में और तीसरा है गुजरात के अहमदाबाद में और चौथा है गुजरात के सूरजपुरा में। तो ये हुआ था गुजरात के बानगांव में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। अगला है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है इनमें? पहला है गेहूं, दूसरा है चना, तीसरा अलसी और चौथा है सोयाबीन। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका? खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये होती है सोयाबीन, ठीक है। बाकी ये तीनों रबी की फसलें होती हैं। अगला देख लें। पोलियो के बारे में कौन सा कथन सही है? सही बताना है, तीन गलत हैं इसमें। यह एक जन्मजात बीमारी है, दूसरा पोलियो एक जन्मजात बीमारी नहीं है, तीसरा यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और चौथा है पोलियो रोग छूने से फैलता है। तो पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है जो कि जन्मजात नहीं होती है ये, ठीक है। आनुवांशिक भी नहीं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलती है और छूने से भी नहीं होता है, ठीक है।
अगला है, आजकल किसान अनाज से दानों को बाली से अलग करने के लिए निम्न में से क्या तकनीक अपनाते हैं, बताएं जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हस्तचयन, दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा निष्पावन और चौथा है निराई। बताएं जल्दी से, तीसरे का क्या हुआ? किसान अनाज के दानों को बाली से अलग करेंगे तो ये होता है थ्रेसिंग। ध्यान रखें, दानों को जब बाली से अलग किया जाता है, ठीक है, और दानों से अगर भूसे को अलग करना होगा तब हो जाएगा निष्पावन। ये यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करता है। जब दानों से भूसे को अलग करेंगे तो निष्पावन, और दानों को बाली से अलग करेंगे तो थ्रेसिंग आएगा। यहाँ पर ये कंफ्यूजन ध्यान रखें। और अगला है, निम्नलिखित नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। किस नाच में होती हैं ये? चेराव, बिहू, कालबेलिया या कुचिपुड़ी। तो ये होती हैं कालबेलिया नृत्य में। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। पूजा तिवारी, अमन वर्मा, नेहा गोयल। 30 का 2 होगा, ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, 31 का तीसरा। बिल्कुल सही है नेहा। अगला देख लें, पर्वतारोही को चट्टान पर चढ़ने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ता है? बताएं। 45, 60, 90 या 30 डिग्री। तो पर्वतारोही को चट्टान पर चढ़ने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, ध्यान रखें। ठीक है, शेयर भी करें। अगला देख लें, सुनीता विलियम पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी? बताएं जल्दी से। पहला है 8,900 किलोमीटर, दूसरा है 360 किलोमीटर, और तीसरा है 4,000 किलोमीटर, और चौथा है 1,600 किलोमीटर। तो सुनीता विलियम गई थी 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में। ठीक है, और अगला है, गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते किन राज्यों से गुजरे थे? एक पार्ट है एनसीईआरटी 5th क्लास में, उसी का एक क्वेश्चन है। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली के रास्ते किन राज्यों से गुजरे थे? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, बिहार, राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और चौथा है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये गुजरे थे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, देहरी गांव निम्न में से किस राज्य में है? पहला है गुजरात, दूसरा असम, तीसरा कर्नाटक, और चौथा है राजस्थान। तो देहरी राज्य का संबंध है गुजरात से। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। अगला देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिशनपुर गांव का संबंध निम्न में से किस चमकते सितारे से है? पहला है अनीता कुष्मा, दूसरा है सूर्यमणि, तीसरा है सिकिया, और चौथा है वहीदा प्रिज्म। बताएं जल्दी से, बिशनपुर गांव का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है सूर्यमणि से। ठीक है, एक चमकता सितारा। चलिए अगला है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार चिनार का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखें। कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर या गोवा? बताएं जल्दी से, सभी को बता चुके हैं हम पहले ही। तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, डल झील है श्रीनगर में, एक टापू है। ठीक है, और अगला है, मोलन गांव का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो ये होगा पहला राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, और चौथा उत्तर प्रदेश। मोलन गांव का संबंध असम से है। ठीक है, यहाँ पर बांस के 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, बांस के ऊपर। ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला है, सुबह उठकर मेजी जलाकर किस त्योहार का से संबंधित है? सुबह उठकर मेजी जलाना किस त्योहार से संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होली, दिवाली, बिहू या लोहड़ी? तो सुबह उठकर मेजी जलाते हैं, किस त्योहार पे जलाते हैं? ये बिहू। ठीक है, ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 40वां प्रश्न देख लें, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के किस जिले से संबंधित है? राजौरी, श्रीनगर, कठुआ या डोडा?
तो ये राजौरी से संबंधित है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ है? कहाँ पर है? ऑप्शन पहला है झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार है झारखंड राज्य में, ध्यान रखें। अगला है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से? गेहूं, चना, अलसी, सोयाबीन। ये दोबारा आ गया, ये सोयाबीन है। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना है, निम्नलिखित में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो पर्यावरण अध्ययन में कितनी थीम है? 6 थीम है। 6 थीमों में से इनमें से कौन सी नहीं है? तो वायु नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है। जल, भोजन, आवास, परिवार और मित्र, चीजें कैसे बनती हैं, ये सभी थीमें हैं इसकी। और इसमें वायु इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट था। और अगला है एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला है स्लीपिंग बैग, दूसरा ऑक्सीजन किट, तीसरा कंबल और चौथा है टार्च। सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन किट इसमें, क्योंकि तो ऊंचाई पर जाते हैं, जो जो ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लें। लाइक और शेयर जरूर करें सभी लोग, डेली क्लास लेंगे हम एग्जाम तक। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है? ठीक है, ये एक प्रश्न इसमें से एक थीम में से एग्जाम में जरूर आता है। तो पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, और तीसरा सहभागिता और याद करना। तो आकलन के लिए संकेतक कौन सा नहीं हो सकता? याद करना या रटना, ठीक है, या स्मरण करना, ये सभी रटना, ठीक है, स्मरण करना, ये सभी संकेतक नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव वर्ड हैं ये, ध्यान रखें। ये सभी संकेतक हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। शेयर जरूर करें सभी लोग और अपने प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें। ठीक है, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।